एटीपी हमने पढ़ा था, लेकिन सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, अगर याद हो तो। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल करो कि एटीपी क्या है, कि एटीपी क्या है। एटीपी इज द करेंसी ऑफ द सेल, ये एमसीक्यू याद रखना। करेंसी ऑफ द सेल क्या है, वो एटीपी है। पावर ऑफ द सेल क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ब्रेन ऑफ द सेल क्या है, वो न्यूक्लियस है। सही हो गया, ठीक है। एटीपी क्या है, ये चीज इन शॉर्ट में बता रहा हूं, कि इसमें ज्यादा साइंस नहीं बताऊंगा। एटीपी क्या है, एडिनोसिन, अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इसका पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाम से पता चल रहा है इसमें एडिनोसिन है और इसमें 3 फॉस्फेट है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो क्या है, बेसिकली इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, 3 तरह की चीजें। एक हमारे पास इसमें एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, जो कि एक नाइट्रोजनियस बेस है। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड वाले वो जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल करो सेकंड चैप्टर से। न्यूक्लियोटाइड और याद रखना मोनो न्यूक्लियोटाइड है, इसमें कोई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होता, ये कि मोनो न्यूक्लियोटाइड है। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस इसमें होती है, फिर इसमें राइबोज शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है, और एक इसमें हमारे पास क्या होता है, फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं। ये 3 चीजें होती है, 3 फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, ये कभी कभी राइट अ नोट ऑन एटीपी जो है ना वो आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। मोनोन्यूक्लियोटाइड है, फुल फॉर्म इसकी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इसमें एक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि नाइट्रोजनस बेस है, राइबोज शुगर होती है इसमें, और एक इसमें फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर हमसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है राइबोज को, किसको, राइबोज सेंटर में होता है। राइबोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, रिकॉल करो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स को। मोनोसैकेराइड में हमने कहा था कि राइबोज क्या है, राइबोज हमारे पास एल्डो शुगर है। कौन सा शुगर है, एल्डो शुगर है। अगर ये एल्डो शुगर है तो इसमें ग्रुप होगा एल्डिहाइड का, और ये 5 कार्बन वाला है। कितने कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला। इसी का दूसरा जो था फ्रुक्टोज की फॉर्म में, वो राइबोलोज वाला था, जो कीटोनिक फॉर्म था उसका। तो राइबोज 5 कार्बन वाला शुगर है, और वो भी एल्डो शुगर। तो इसका जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5, ठीक है। एल्डो शुगर है तो जो एल्डो ग्रुप होगा वो टॉप पे होगा ऐसे, और बाकी राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल है इसके। हमने बहुत डिटेल में ये चीज समझी थी, ठीक है। मोनोसैकेराइड वाला जो, अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि ये चीजें कैसे बन रही है, तो जो मोनोसैकेराइड वाले लेक्चर उसको देख लो कि जो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स कैसे बनते हैं। और यहाँ पर भी OH जो बाकी वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन से फिलअप कर दो। ये हमारे पास क्या हो गया, एक राइबोज का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसकी ओपन स्ट्रक्चर, जब ये क्लोज स्ट्रक्चर में जाएगा, साइक्लाइजेशन होगी इसकी, जो कि आम हालत में जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो साइक्लाइड्स फॉर्म में होते हैं, वो रिंग फॉर्म में होते हैं। तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन में रिंग फॉर्म बनाएगा। लेकिन कैसे बनाएगा, हमारे पास जो सबसे दूर वाला कायरल सेंटर है वो क्या है, कार्बन नंबर 4 है। तो ये 1 और 4 का बनेगा हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन, और वो रिएक्शन करेगा तो ये H यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा ऐसे। ये इस कार्बन नंबर 1 के साथ इसने क्या बना लिया, बॉन्ड। ये कार्बन नंबर 4 था, ये कार्बन नंबर 1 हुआ। इसके साथ इस वाले ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, ये H इस ऑक्सीजन के ऊपर चला गया था, तो यहाँ पे OH आ गया। फिर ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, और ये आपस में ऐसे बॉन्ड बना गए। अब यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 4 के साथ ये पूरा ग्रुप यहाँ पे ऊपर अटैच हो गया CH2OH का, सही है। और इस साइड पे ये वाला H आ गया। अब ये वाले जो OH थे 2, कार्बन नंबर 2 और 3 पे, 2 और 3, तो OH जो अंदर आ रहे थे वो बाहर आ गए, जो अंदर आ रहे थे वो बाहर आ गए, और यहाँ पे ये H हो गया। अब ये क्या, हमारे पास एक राइबोज शुगर है साइक्लाइज्ड फॉर्म, जो उसके रिंग फॉर्म है वो राइबोज शुगर है ये। अब ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास जो एटीपी होती है उसमें ये राइबोज शुगर होता है, इस चीज को याद रखो, ये राइबोज शुगर होता है। उसके बाद जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, अब इस चीज को समझो जरा। एडेनिन क्या है, ये भी न्यूक्लियोटाइड वाला, जो रिकॉल करो कि एडेनिन कैसे बना था, जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट से या फिर इन चीजों से जो बना था। हम इस पे डिटेल वाला लेक्चर है हमारा, लेकिन वो आपके लेवल का नहीं है, वो बहुत हाई है कि एडेनिन जो है वो बनता कैसे, या जो ग्वानिन है वो बनता कैसे। अभी जो सेकंड चैप्टर से रिकॉल करो कि न्यूक्लियोटाइड के 2 ग्रुप्स थे, एक प्यूरीन्स थे और एक पायरिमिडीन्स थे, ऐसा ही है, पायरिमिडीन और प्यूरीन्स। पायरिमिडीन में एक ही रिंग थी, जबकि इसमें 2 रिंग्स थी, ऐसा ही है। ये डबल रिंग थे और ये सिंगल रिंग थे। तो जो एडेनिन, प्यूरीन में भी 2 ही थे, सिर्फ एडेनिन और ग्वानिन जो थे वो क्या थे हमारे पास, प्यूरीन रिंग। पायरिमिडीन में हमारे पास थाइमीन था, यूरेसिल था और साइटोसिन था। यही चीज, ये 5 न्यूक्लियोटाइड्स याद आए। तो ये जो एडेनिन है वो प्यूरीन से फॉर्म करे तो उसके 2 रिंग्स होंगे। कौन से रिंग्स होंगे,
दो रिंग्स होंगे तो मुश्किल काम नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारे पास दो रिंग्स वाला है, दो कार्बन, ये हमारे पास डबल बॉन्डेड होगा। यहाँ पे इसके एक साइड पे क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, इसके एक साइड पे कार्बन होगा, एक साइड पे नाइट्रोजन है। फिर ये वाला कार्बन मजीद फिर नाइट्रोजन के साथ, और ये वाला नाइट्रोजन फिर कार्बन के साथ, फिर ये नाइट्रोजन के साथ, ये इसके साथ ऐसे जुड़ गया, और ये वाला नाइट्रोजन के साथ, ये वाला कार्बन के साथ, और ये कार्बन के साथ। ये हमारे पास क्या हुआ है, एक प्यूरीन रिंग हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक हो गया। फिर इसी के ऑपोजिट में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये हमारे पास हो गया प्यूरीन रिंग, ये प्यूरीन रिंग है। अब इस प्यूरीन रिंग में अगर कार्बन नंबर 6 पे NH2 हो, कार्बन नंबर 6 पे NH2 हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, एडेनिन होता है। वो हमारे पास क्या है, एडेनिन। तो यहाँ पर भी जो ATP में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो एडेनिन है, इसका जो नाइट्रोजन नंबर 9 है वो यहाँ पे H है, बाकी जहाँ पे HH लग रहे हैं वो देख लेना। ये H है, तो जो कार्बन नाइट्रोजन नंबर 9 है, या जो मॉलिक्यूल नंबर 9 है, वो इस राइबोस के कार्बन नंबर 1 के साथ रिएक्ट करेगा। इस ये वाला जो एडेनिन है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये वाला जो OH है, ये OH और ये वाला H, ये दोनों मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ H2O, ये रिलीज हो जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगी। कंडेंसेशन के बाद ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। अब कैसे जुड़ेगा, इधर देखो, ये निकल गए, ये वाले निकल गए, ये यहां से बना रहा हूं, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन नंबर 1 था जिसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया, H2O रिलीज हो गया। बीच में क्या रह गया, ये हमारे पास एक और कार्बन, उसके बाद ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ पे एक और कार्बन था जो कार्बन नंबर 4 के साथ था। ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया। बाकी रह क्या गया, ये वाली चीजें, बाकी ये वाली चीजें रह गई। सही है, अगर ये समझ नहीं आ रही तो बता देना कि इसको फिर हमारे जो सेकंड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इन चीजों को गौर से समझेंगे कि ये चीजें क्या है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, जिसके साथ राइबोज भी जुड़ गया और ये H2O रिलीज हो जाएगा, एडेनिन से राइबोज जुड़ गया, और वो भी MCQ के लिए याद रखना, कार्बन नंबर 1 राइबोज का और मॉलिक्यूल नंबर 9 जो कि नाइट्रोजन है, यहाँ पे उन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो इस वाले स्ट्रक्चर को जब राइबोज के साथ ये एडेनिन जुड़ गया, इसको बोलते हैं एडिनोसिन। इसको क्या बोलते हैं, एडिनोसिन। तो ये हो गया एडिनोसिन, एक चीज निकल आई। तीसरी इसके साथ क्या होती है, फास्फेट। फास्फेट याद रखो, कहां से पढ़ते आ रहे थे, शुरू से पढ़ते आ रहे थे कि हमारे पास फास्फोरिक एसिड होता है। क्या होता है, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या था, H3PO4। H3PO4 अगर इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाए तो ये ऐसे था, P डबल बॉन्ड O OH OH OH। ये क्या था, फास्फोरिक एसिड था। ये क्या था हमारे पास, फास्फोरिक एसिड था। अब यहाँ पे क्या है, फास्फेट, नाम से पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है कि O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। 8 जब भी आता है तो इट मींस कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये बात याद रखना। तो फास्फेट यहाँ पे मतलब नेगेटिव चार्ज है। और ये फास्फेट कब होगा, जब इससे ये वाले हाइड्रोजन, ये मैंने क्या बना दिया बताते भी, ये O था साथ, और ये वाले हाइड्रोजन, ये तीनों रिलीज हो जाए और यहाँ पे नेगेटिव आयन आ जाए तो इसको कहते हैं फास्फेट। तो इसके साथ फास्फेट की इस तरह के 3 मॉलिक्यूल होंगे। कैसे होंगे, देखो ये यहीं से मैं बता देता हूँ। पहले कार्बन नंबर 1 तो उसके साथ हो गया, एडिनोसिन बन गया। तो ये जो कार्बन नंबर 5 है, इसका ये वाला OH जो है ये रिमूव हो जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ऐसे OP डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अगर ये एक जुड़ गया तो इसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलेंगे, AMP। क्या बोलेंगे, AMP। फिर इसी के साथ अगर एक और फास्फेट जुड़ गया तो वो हमारे पास अब 2 फास्फेट है, डाइफॉस्फेट हो जाएगा, ADP। क्या हो जाएगा, ADP। और अगर इसी के साथ एक और फास्फेट जुड़ जाए, O नेगेटिव और ये O नेगेटिव, तो अब 3 फास्फेट जुड़ गए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ATP। तो यहीं से हमने आपको 3 बता दिए, AMP ADP ATP। तीनों का स्ट्रक्चर में ये, बाकी सारी चीजें सेम है, बस यहाँ से फास्फेट रिमूव करते जाओ या डालते जाओ तो वो ATP MP और ADP में बनता चले जाएगा। अब मेन जो चीज है वो ये वाले बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड, ठीक है। ये बहुत एनर्जी वाले बॉन्ड होते हैं और ये इजीली ATP दे देता है। जब भी सेल को चाहिए यार मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए, ATP कहता है ये ले भाई ले, उसको फास्फेट अपना रिलीज कर देते हैं और जो एनर्जी वो उसको पकड़ा देता है। तो मतलब ये जो ATP है वो कन्वर्ट हो सकती है ADP में
प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में और एनर्जी रिलीज होगी, और ये वही एनर्जी होगी जो सेल को चाहिए होती है। जहां पर भी चाहिए होती है तो इसके पास रेडीमेड जल्दी जैसे ये अपना फास्फेट रिलीज कर देते हैं, और उस फास्फेट रिलीज होने की वजह से जो बॉन्ड्स की एनर्जी होती है वो एनर्जी मिलती है सेल को, और इस तरीके से हमारे पास सेल अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं। तो ये एटीपी यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि अगले चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट है सारों में मेन उसका जो काम वो यही है कि एटीपी उनको चाहिए, जितनों को भी चाहिए एटीपी चाहिए। तो वो एटीपी क्या बना है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया, और इसको डिटेल में बताया गया चैप्टर नंबर 2 में, जहाँ पे एटीपी और जो निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है जो कि कोएंजाइम, उनके स्ट्रक्चर में ये चीजें उन्होंने तसल्ली से बता दी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। राइबोज कैसे बना, फिर ये वाला कैसे बना, फिर इसके साथ फास्फेट कैसे जुड़ गए, ये चीज हो गई। अगर इतना तुम लोगों ने एटीपी के क्वेश्चन में लिख दिया 3 नंबर के लिए तो कौन काटेगा उसके नंबर। स्ट्रक्चर भी बता दिया, उसके एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बता दिया, उसमें क्या क्या चीजें होती है, इनका काम क्या क्या है, कौन सी बॉन्ड इसकी एनर्जी वाले हैं, वो किस चीज में कन्वर्ट हो सकता है, सारी चीजें तो आ गई। तो ये हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स का स्टार्ट था, काफी लंबा हो गया इंट्रोडक्शन, लेकिन ठीक है होना चाहिए क्योंकि चीजें काफी सारी तुम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये लेक्चर चैप्टर 4 से पहले ये जरूर जो है ना, ये लेक्चर इसका इंट्रोडक्शन वो जरूर सुनना है। होप सो कि आप लोगों को इस बारे में समझ आ गई कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने क्या जा रहे हैं और किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर पसंद आया तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, फिर हो सके तो, और सब्सक्राइब भी कर देना, उससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो ये हो गया। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम प्रॉपर फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी लेक्चर उस पर लगे लेकिन उसको हमने समझना है इस तरीके से। उसको सेलुलर रिस्पायरेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसपे बंदा जो है ना पूरी किताब लिख सकता है। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इसमें इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि उन कॉन्सेप्ट्स को आसान तरीके से आप लोगों को समझाए ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। फिर ये जो मैं बोल रहा हूँ उसके अगर हो सकते हैं तो नोट्स बना लिया करो, वैसे कोई ज़रूरत तो नहीं है, और बुक से साथ जो है ना वो लाजमी पढ़ा करो। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मुझे इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।